नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जीएसटी के संबंध में या यूनिट 9 के संबंध में हमारी टैक्सेशन से रिलेटेड जो पहली क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्टरी क्लास, उसके बाद हम आज सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट चर्चा चालू करेंगे। आपके सिलेबस में जो सबसे प्रारंभिक तौर पे जो शब्द दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है जीएसटी से संबंधित शब्दावलियां एवं परिभाषाएं। तो आज से हम जो क्लास चालू कर रहे हैं वह सबसे पहले बेसिक तौर पर हम क्या समझेंगे, जीएसटी से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स क्या होती हैं, अलग अलग परिभाषाएं क्या होती हैं, तब हम आगे क्या है अपनी चर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है जीएसटी की शब्दावलियां एवं परिभाषाएं। जीएसटी की शब्दावलियां एवं परिभाषाएं जो दी गई हैं वो जीएसटी एक्ट जो है हमारा, ठीक है, उसके सेकंड सेक्शन में दी गई हैं, दूसरी धारा में दी गई हैं। एक बार हम क्या करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे जीएसटी एक्ट का। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट है, 2017 में पारित हुआ था। ठीक है, इसमें सब अलग अलग हैं, स्टेट जीएसटी एक्ट अलग होता है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट अलग होता है। ठीक है, सीजीएसटी का एक्ट अलग रहेगा। ठीक है, स्टेट जीएसटी का एक्ट अलग रहेगा, इसके अलावा आईजीएसटी का एक्ट अलग रहता है। ठीक है, यूटीजीएसटी का एक्ट अलग रहता है, सब अलग अलग रहते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए आपके सामने क्या खोल के रखा हूँ, सेंट्रल जीएसटी एक्ट। ठीक है, यदि आप सेंट्रल जीएसटी एक्ट का अवलोकन करेंगे तो पता चलेगा कि यह 12 अप्रैल 2017 क्या हुआ, गजेटेड हुआ या गजट में प्रकाशित किया गया, जो कि 2017 का अधिनियम संख्या क्रमांक क्या था, 12 था। ठीक है, इतनी बेसिक बातें। और यह किस वर्ष पारित किया गया था, यदि हम इस पे चलें तो यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि इसे 68वें, ठीक है, 68th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 68th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में क्या किया गया था, इसको पारित किया गया था। ठीक है, इतनी बात। अब मैंने जैसे कहा आपको कि परिभाषाएं कहाँ पर दी हुई हैं, सेक्शन 2 में दी हुई हैं या धारा 2 में दी हुई हैं। तो धारा 1 में क्या दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आप देखेंगे धारा 1 में क्या दिया हुआ है, तो किसी भी अधिनियम को आप उठाइए, किसी भी अधिनियम की धारा 1 में सिर्फ एक ही बात दी होती है जो सब में कॉमन होती है, हर अधिनियम में कॉमन होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस अधिनियम, ठीक है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 होगा। पहली बात, इसके नाम की स्पष्टता दी हुई है। ठीक है, तो एक बात स्पष्ट हो गई। दूसरा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। फिलहाल के लिए इस लाइन को क्या कर दीजिए, आप भूल जाइए। ठीक है, इस लाइन को आप फिलहाल के लिए भूल जाइए। इसका संपूर्ण विस्तार कहां पर मिलेगा हमको, भारत में, क्योंकि 2019 के पश्चात, ठीक है, अगस्त 2019 के पश्चात, मोर स्पेसिफिक, ठीक है, अगस्त 2019 के पश्चात धारा 370 को भारत सरकार द्वारा रिपील कर दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को, ना कि धारा 370 को। ठीक है, तो अनुच्छेद 370 को रिपील कर दिया गया आंशिक या पूर्ण रूप से जो भी है। तो उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात जितने भी भारत सरकार के कानून जो जम्मू कश्मीर राज्य पर एक्सटेंड नहीं हो पा रहे थे वो सब क्या होने लग गए, एक्सटेंड होने लगे, वहां पर भी क्या होने लगे, समान रूप से लागू होने लग गए। ठीक है, एक बात यहां से स्पष्ट हो जाती है। तीसरी बात जो स्पष्ट होती है कि यह लागू कब से होगा, तो यह उस तारीख को प्रवृत्त माना जाएगा। उस तारीख मतलब कौन सी तारीख को, जिस तारीख को केंद्र सरकार राज्य पत्र में सूचना क्या है, नियत कर देगी। तो यह उस तारीख से लागू माना गया जिस तारीख से क्या है, राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ उसमें जो डेट दे दी गई, राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ उसमें जो डेट दे दी गई है उस तारीख से क्या माना जाता है, लागू माना जाता है। और क्या माना जाएगा, उसको उस तारीख से क्या है, इंप्लीमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, ये कहां पे दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, धारा 1 में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं धारा 2 में। ठीक है, धारा 2 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, धारा 2 में परिभाषाएं दी हुई हैं। तो हम चलते हैं धारा 2 में। ठीक है, हम इन परिभाषाओं को कई स्तरों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हर परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। और चूंकि हर परिभाषा महत्वपूर्ण, किन किन नजरिए से मैं आपको पढ़ाते हुए बताता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है धारा 2 के बारे में चर्चा, बेसिक चर्चा। अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है ताकि उनका अन्यथा या गलत अर्थ नहीं निकाला जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको यह नहीं बताया जाएगा कानून में कि गुड्स क्या हैं, यदि आपको यह नहीं बताया जाए कि सर्विसेज क्या होंगी, यदि आपको यह नहीं बताया जाएगा कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, यदि आपको यह नहीं बताया जाएगा कि मैन्युफैक्चरर कौन होगा, ठीक है, तो बड़ी गफलत खड़ी हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया, बकायदा हर शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम में स्थान स्थान पर प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं सब कुछ धारा 2 में दी हुई हैं। अधिनियम में वर्णमाला के क्रम में विभिन्न शब्दों या पदों को परिभाषित किया गया है। यहाँ पर विभिन्न शब्दों एवं पदों को उनके महत्व एवं तार्किकता के आधार पर हम यहाँ पर अभी देखना चालू करेंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक दोस्त? तो परिभाषाएं कहाँ दी हुई हैं, धारा 2 में दी हुई है। अब हम चालू करते हैं धारा 2 को। ठीक है,
धारा 2 लंबा चलेगा हमारा क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो जीएसटी का मूल आधार दो चीजों पर टिका हुआ है, ठीक है। जीएसटी का मूल आधार दो चीजों पर टिका हुआ है। क्या नाम है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी का आधार भी किस पे टिका रहेगा? गुड्स पे टिका रहेगा। और किस पे टिका रहेगा बाबू? सर्विसेज पे टिका रहेगा, ठीक है। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज है मतलब माल और वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है। माल और वस्तु एक ही बात हो गई, और दूसरा सेवाएं, इन्हीं पे पूरा सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है। इनके उत्पादन मतलब वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वस्तु और सेवाओं के वितरण, उनकी बिक्री और उनकी पूर्ति पर जीएसटी क्या होता है? दे होता है। अतः दोनों शब्दों का अर्थ हमको क्या समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम समझते हैं बाबू गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा आप कि आपके लिए एग्जाम के नजरिए से क्या महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए एग्जाम के नजरिए से महत्वपूर्ण है कि गुड्स की परिभाषा कहाँ दी हुई है। तो माल की परिभाषा धारा 2 सेक्शन 2 के सब क्लॉज 52 में दी हुई है। सब क्लॉज 52 में दी हुई है। क्या परिभाषा है जीएसटी के एक्ट के तहत? माल की या वस्तु की। तो माल, गुड या वस्तु को व्यापक रूप से क्या परिभाषित किया गया? माल से आशय क्या है? मुद्रा और प्रतिभूतियों के अलावा, ध्यान रखिएगा किस बात के अतिरिक्त? मुद्रा और प्रतिभूति। प्रतिभूति क्या होती है भाई? शेयर मार्केट में जो भी कुछ आप लगा रहे हैं ना, आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, आपके शेयर हो गए, आपके अंशदान हो गए, आदि आदि बातें जो है ना, वो सब प्रतिभूति के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो मुद्रा और प्रतिभूतियों के अलावा प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति से होता है। मुद्रा और प्रतिभूति ये अचल संपत्तियां हैं। इनके अलावा जो भी चल संपत्तियां होती हैं और अचल संपत्तियां होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें लॉटरी, शर्तें, जुआ, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके हिस्से के रूप में ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित है जिनको पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के ठहराव के अधीन पृथक किया जाने का अनुबंध किया जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको? क्या पॉइंट क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि भाई साहब जितनी भी चल और अचल वस्तुएं हैं वो सब क्या है कहलाएंगी? माल कहलाएंगी। वो सब क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। एक्सेप्ट क्या? मुद्रा और क्या बाबू? प्रतिभूति। ये दो चीजें क्या हैं? गुड्स के अंतर्गत कंसीडर नहीं की जाती हैं, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट लेके चलते हैं अपन। माल शब्द की परिभाषा के विश्लेषण में निम्न बातें स्पष्ट होती। एक कि माल या वस्तु के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति शामिल है, अर्थात जिन वस्तुओं का प्रतिफल के बदले हस्तांतरण या विनिमय किया जा सके वे माल की श्रेणी में आएंगी। जैसे प्रत्येक चल वस्तु शामिल है, ठीक है। जैसे कपड़ा, शक्कर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, फर्नीचर। आप अपने जीवन में जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं, मैं आपके सामने ये पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है, राइटिंग पेन, ये भी क्या है? वस्तु है, ठीक है। आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे, सिस्टम रखा होगा, वो भी क्या है? एक वस्तु ही है, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है? आती हैं वस्तु की श्रेणी में आती हैं, जो कि क्या है? चल उसमें संपत्ति में शामिल है, ठीक है। दूसरा, मुद्रा एवं प्रतिभूतियां माल नहीं होंगे। जैसे क्या हुआ? अभी जस्ट मैंने पीछे समझाया ना आपको, यहाँ पर जस्ट तो बताया था, अभी आपको ये बताया था प्रतिभूतियां क्या होंगी। तो प्रतिभूतियां क्या है? माल में शामिल नहीं होगी। होंगी क्या प्रतिभूतियां? ये भी बताया आपको। क्या होगा? अंश या शेयर, ठीक है। ऋण पत्र आपका, डिवेंचर्स, ठीक है। बॉन्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, आदि आदि, ठीक है। तो ये आप जो खरीद लेते हैं मार्केट से, शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड, सर्टिफिकेट आदि खरीदते हैं ना आप, वो सब क्या है? आदि चल संपत्ति होते हैं, लेकिन माल की परिभाषा में शामिल नहीं किए जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो सभी चल संपत्तियां वस्तु कहलाएंगी एक्सेप्ट, सभी चल संपत्तियां वस्तु कहलाएंगी एक्सेप्ट, अपवाद क्या है? मुद्रा और प्रतिभूति। इसके बाद लॉटरी, जुआ आदि आदि कार्य। बाद योग्य दावे क्या है? एक्सटेनेबल क्लेम्स में केवल लॉटरी और बाजी के कार्य क्या है? माल की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें लॉटरी हो गया आपका, एक क्या हो गया? लॉटरी वाला पोर्शन, और दूसरा क्या हो जाता है? जुआ वाला पोर्शन। ये लॉटरी और जुआ वाला पोर्शन भी किसके अंतर्गत आता है? माल के अंतर्गत आता है या गुड्स के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है इसमें? इसको भी क्या करेंगे आप? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला आता है सहायक वस्तुएं क्या होती हैं, सहायक माल क्या होता है। तो माल में सहायक माल में ऐसी सभी सामग्रियां, पदार्थ, वस्तुएं शामिल हैं जो चल या अचल संपत्ति के निर्माण, सुधार या मरम्मत कार्य में प्रयोग होती हैं। बेसिक समझो वापस से, ठीक है। वापस से बेसिक समझो आप। यहाँ पर कई सारी यहाँ पे वस्तुएं लिखी हुई थी, जैसे उदाहरण के लिए कई सारी यहाँ पर वस्तुएं लिखी हुई थी, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान लिखा हुआ है। क्या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान को बनाने के लिए आपको बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो जो बेसिक कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ रही है वो भी क्या है? माल कहलाएगा। तो जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये पेन है, ये एक क्या है? वस्तु है, एक माल है, एक गुड्स है। इसको बनाने के लिए भी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ी, वो भी क्या कहलाएंगी? गुड्स की श्रेणी में ही आएंगी, वो भी क्या है? उसी श्रेणी में कंसीडर की जाती है। तो ये सहायक माल हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? सहायक माल हो गया, सहायक वस्तु हो गई, ठीक है। जो क्या करती है? मूल वस्तु के निर्माण में मदद करती है। तो जिस प्रकार से मूल वस्तु क्या है? माल की कैटेगरी में कंसीडर होती है, वैसे ही इसको भी क्या है? माल या गुड्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा।
इसके बाद खड़ी फसलें, तो ऐसी समस्त खड़ी फसलें, घास, पेड़ पौधे, भूमि संलग्न या इसके अंग के रूप में वस्तुएं भी क्या है, माल की श्रेणी में आती हैं। जंगल है, जंगल में लकड़ी है, जंगल है, जंगल में लकड़ी है। खेत है आपका, खेत में क्या है, फसल खड़ी हुई है, ये खेत में जो खड़ी हुई फसल है वो भी क्या है, वस्तु है। लकड़ी भी क्या है, वस्तु है। पेड़ पौधों से निकलने वाले उपज जो होती है वो भी क्या है, वस्तु है। पेड़ पौधों से मिलने वाली जो उपज होती है ना, वो भी क्या है, वस्तु की ही श्रेणी में कंसीडर की जाती है। ठीक है, ध्यान इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिनके संबंध में क्या यह ठहराव किया जा चुका है कि उनके विक्रय के पूर्व या विक्रय अनुबंध के अंतर्गत क्या पृथक किया जा सकेगा। तो खड़ी फसलें हो गई, घास हो गई, पेड़ पौधे हो गए, उनसे होने वाली उपज हो गई, आदि आदि सभी चीजें भी क्या है, हमारी वस्तु के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो वापस एक बार देखो फटाक से, माल या वस्तु किसकी परिभाषा दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है, धारा 2 के सब क्लॉज 52 में दी हुई है। क्या होता है वो हमने देखा सबसे पहले। ठीक है, इससे रिलेटेड 5 बातें देखी कि सभी चल संपत्तियां क्या होंगी, वस्तु कहलाएंगी। अपवाद के तौर पर क्या आएगा, प्रतिभूति और, अपवाद के तौर पर क्या आएगा, प्रतिभूति और मुद्रा, ये लिखा हुआ था। ठीक है, लॉटरी जुआ भी क्या है, वस्तु में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सहायक सामग्रियां, सहायक वस्तुएं जो हैं, और खड़ी फसलें आदि आदि जो भी है वो सब क्या है, वस्तु कंसीडर की जाती है। पॉइंट क्लियर। चलो आगे बढ़ो, सेवाओं की बात करते हैं। ये कहाँ पे परिभाषा दी हुई है, धारा 2 के सब क्लॉज 102 में दी हुई है। कहाँ पे दी हुई है, धारा 2 के सब क्लॉज 102 में इसकी परिभाषा दी हुई है। धारा 2 के सब क्लॉज 102 में जो परिभाषा दी है उसके तहत क्या किया गया है, सेवाओं को बताया गया है कि सरल शब्दों में सेवा से आशय क्या है, ऐसे कार्य से है जो प्रतिफल या मूल्य के बदले एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2 बातें हो गई। एक आपको कि यदि मैं आपको कुछ मूल्य प्रदान करूं, ठीक है, मैं आपको कुछ मूल्य प्रदान करूं तो उसके बदले में आप मुझे कुछ सेवाएं प्रदान करेंगे। किस प्रकार की सेवाएं, ये सेवाएं शारीरिक हो सकती हैं अथवा मानसिक हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, आप एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, आप एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आप एक क्या चलाते हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, आप कुछ और इस प्रकार का काम कर रहे हैं जहां पर क्या है, बौद्धिक काम किया जा रहा है, जहां पर क्या है, मानसिक काम किया जा रहा है, उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो वह किस प्रकार का हो गया, वो सेवाओं के अंतर्गत आ गया। एक बात तो ये मानसिक रूप से काम हो गया। दूसरा शारीरिक रूप से काम, जैसे उदाहरण के लिए आप एक बैंक में कर्मचारी हैं, बैंक में कर्मचारी के तौर पे मैं आपका ग्राहक के तौर पे कुछ आऊंगा, काम करवाऊंगा, उस पर मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। उस पे बैंक सेवाओं पे मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। 18% जीएसटी लग रहा है ना बैंक सेवाओं पर, तो जीएसटी देना पड़ेगा। वो किसके अंतर्गत कंसीडर होगा, शारीरिक कार्यों के अंतर्गत क्या है, उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर है। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर द्वारा एक अन्य व्यक्ति के भवन निर्माण के लिए सुपरविजन एंड प्लानिंग किया जाता है। वो कोई क्या शारीरिक काम कर रहा है, नहीं। क्या वो कोई मेहनत का काम कर रहा है, नहीं। वो कौन सा काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक या मानसिक काम कर रहा है। कौन सा काम, वो सुपरविजन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, एक आर्किटेक्ट महोदय हैं बी आर के किए हुए, वो किसी घर का क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, तो क्या वो शारीरिक काम है, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, दरअसल एक मानसिक बौद्धिक काम करें, पर उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, यदि वह इसके बदले दूसरे पक्ष से कोई पारिश्रमिक या फीस वसूलता है तो उसका कार्य के बदले क्या है, सेवा की पूर्ति कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब सेवाओं से आशय क्या है, माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न। अब भाई देखो, सिंपल सा बात है ना, सिंपल सा बात है। ये तो आपको ऑलरेडी क्या है, पता है कि 3 चीजों को हमको क्या कर देना है, बाहर रख देना है। 3 से 4 चीजों को जो हमने पीछे देखी हुई थी। एक क्या बाहर रहेगी, जो सभी उसमें चल संपत्तियां हैं। ठीक है, जो सभी चल संपत्तियां हैं, अपवाद के तौर पे मुद्रा और प्रतिभूति। इसके अलावा क्या हो जाता है, हमारी लॉटरी आदि आदि हो जाती है, है ना, लॉटरी हो गया हमारा, बाजी हो गई, आदि आदि चीजें क्या है, किसके शामिल है, माल में शामिल है। ठीक है, तो सेवाओं से आशय क्या है, माल, मुद्रा और प्रतिभूति से भिन्न कोई वस्तु से है जिसके लिए क्या पृथक प्रतिफल प्रभारित किया गया है। इसमें धन का उपयोग या किसी नगद या किसी अन्य रीति से करेंसी अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप करेंसी अंकित मूल्य में इसका उसका ऐसा परिवर्तन जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभावित हो, सम्मिलित इससे क्रियाकलाप है। ठीक है, बेसिक समझो आप, उन बातों को जाने दो, मेरी तरफ समझो आप सिंपल सा कि ऐसी कोई भी चीज जो मुद्रा प्रतिभूति से भिन्न है, माल से भिन्न है, वो सब क्या कहलाती है, सेवाओं के अंतर्गत की जाती है। आप इसका मूल्य कैसे वसूलते हैं, तो आप किसी व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कुछ सेवा प्रदान करेंगे, उसके बदले में क्या करेंगे, आप कुछ उसका मौद्रिक मूल्य वसूलेंगे, कुछ आप उसका क्या करेंगे, फीस वसूलेंगे, तो वह क्या कहलाएगी, सेवा कहलाती है। ठीक है, वो क्या किसके अंतर्गत कंसीडर की जाती है, सेवा कहलाती है। पॉइंट क्लियर है दोस्त। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार सेवा से आशय क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल के बदले में किया जाने वाला क्या है, कार्य। प्रतिफल मतलब कुछ प्रॉफिट, प्रतिफल मतलब
बदले में कुछ मिलने का भाई, मैं आपके लिए कुछ काम करूंगा, आप मेरे लिए कुछ फीस देंगे सेवा के बदले, है ना। ठीक है, तो वो सब क्या है, इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेवाओं के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, एक बार उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या बातें अंतर्गत आती हैं इसके। ठीक है, एक दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा सेवाएं। भाई आप जियो, वोडाफोन, आइडिया आदि आदि की सेवाएं ले रहे हैं, आप रिचार्ज करवाते हैं, 18% जीएसटी जाता है, दूरसंचार सेवाएं हो गई। बैंकिंग सेवाएं, आप एटीएम कार्ड यूज करते हैं, कुछ पैसा कटता होगा उसमें, ठीक है, बैंकिंग सेवाओं को यूज करते हैं आप, उसमें कुछ पैसा कटता होगा, बीमा सेवाओं में कुछ पैसा कटता होगा। ठीक है, इसके अलावा यातायात एवं परिवहन सेवाएं हो गई, आप रेलवे में टिकट बुक कीजिए, रेलवे में यदि आपने टिकट बुक किया हो, ऑनलाइन टिकट बुक किया हो कभी आपने, तो जब टिकट बुक होकर के आ जाता है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करके जब आप नीचे जाएंगे तो लिखा होता है फेयर का, वो दिया होता है आपका जो भी फेयर लगा है उसका ब्रेकअप दिया होता है, तो उसमें लिखा होता है CGST इतना लगा, IGST इतना लगा, ठीक है, उसमें लिखा होता है ना नीचे की तरफ, वो हो गया। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजाइनिंग सेवाएं हो गई। पेशेवर सेवाएं जैसे कि CA, CS, इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर आदि आदि अपनी फीस वसूलते हैं। भाई आप CA से काम करवाने जाइए, फीस वसूलेगा, CS से काम करवाने जाइए। अभी हमने जस्ट पीछे उदाहरण देखा था किसका, इंजीनियर साहब का, उन्होंने क्या किया, भवन का निर्माण के सुपरविजन और प्लानिंग किया और फीस वसूल ली आपसे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा कैटरिंग हो गया, टेंट हो गया, भोजन जलपान, या आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए, ठीक है, आप बिल देंगे, आप बिल देंगे या पेमेंट करेंगे, उसके पश्चात आपके पास बिल आएगा, ठीक है, पेमेंट करने के पश्चात आपके पास बिल आएगा, उसको देखिए, उसमें लिखा होता है CGST इतना गया भाई साहब आपका, SGST आपका इतना गया भाई साहब, और IGST आपका इतना गया, लिखा होता है। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा संपत्तियों को लीज पर, लीज या किराए पर देना, ठीक है, संपत्तियों को काय पे देना, लीज या किराए पर। निर्माण सेवाएं हो गई, जॉब वर्क हो गए, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, परामर्श कंसल्टेंसी हो गया, जस्ट मैंने अभी पीछे आपको बताया था कंसल्टेंसी सेवाएं भी इसी के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। हायर परचेस सेवाएं, हायर परचेस सेवाओं का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपने क्या किया, किसी को रेंट, किसी को कार्य पर रख लिया, ठीक है, कुछ किसी वस्तु को आपने कुछ समय के लिए क्या कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। और ऐसी अन्य प्रत्येक सेवा जो प्रतिफल के बदले में क्या दी जाती है, कौन सा प्रतिफल, मानसिक और शारीरिक कार्य का प्रतिफल, यही तो लिखा हुआ था ना पीछे, यही लिखा हुआ था, समझते चलना, ठीक है, बाद में समस्या ना खड़ी करना। शारीरिक और मानसिक प्रतिफल के बदले दी जाने वाली सेवाएं इसके अंतर्गत कंसीडर की जाती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं तीसरी परिभाषा, पहली परिभाषा वस्तु की, दूसरी परिभाषा सेवा की, तीसरी परिभाषा आती है कैपिटल गुड्स की या पूंजीगत वस्तु यह कहते हुए। इसकी परिभाषा कहाँ दी हुई है, धारा 2 के सब क्लॉज 19 में। सब परिभाषाएं कहाँ मिलेंगी, धारा 2 में ही मिलेगी, लेकिन सब क्लॉजेस आपको याद रखने हैं, ये कहाँ मिलेगी, धारा 2 के सब क्लॉज 19 में मिलेगी। क्या होते हैं कैपिटल गुड्स, तो व्यापार व्यवसाय, उद्योग एवं सेवा के संचालन हेतु अचल संपत्तियों को छोड़कर जिन स्थायी संपत्तियों को प्रयुक्त किया जाता है उन्हें पूंजीगत माल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक फैक्ट्री खोली है, किस चीज के लिए, इस पेन का प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन क्या ये पेन का प्रोडक्शन हवा में हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। सकला का बूम बूम के संजू वाली पेंसिल है, आप इससे कुछ ऐसे ड्राइंग बनाएंगे और वो वस्तु क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो इस पेन के प्रोडक्शन के लिए आप जो कुछ खरीद रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है, चल संपत्तियां, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, पूंजीगत माल के अंतर्गत आएगा या कैपिटल गुड्स। जैसे उदाहरण के लिए मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर आदि पूंजीगत माल की क्या है श्रेणी में रखे जाते हैं। पूंजीगत माल से ऐसे माल से है जिनका मूल्य इनपुट पर क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा वस्तुओं में पूंजीगत है, पंजीकृत है, और जिनका कारोबार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना संभावित है। तो भाई साहब आप जो चीजें यहाँ पे जो वस्तुएं आप यहाँ पे खरीदेंगे, ठीक है, जो वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत जो चीजें आएंगी उनका आप किस में उपयोग करेंगे, उनका आप उपयोग करेंगे किस चीज में, निर्माण अथवा विनिर्माण में। काय में उपयोग करेंगे आप उसका, निर्माण अथवा विनिर्माण में, ताकि क्या कर सकें आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, अपनी प्रक्रियाओं को थोड़ा क्या कर सकें आप, ईज आउट कर सकें। पॉइंट क्लियर दोस्त, ठीक है। इसके बाद आता है व्यवसाय क्या होता है या कारोबार क्या होता है या बिजनेस क्या होता है। व्यवसाय, कारोबार, बिजनेस, ठीक है। तो सरल शब्दों में व्यापार, वाणिज्य एवं उत्पादन, क्या क्या, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रोफेशन, व्यवसाय, साहसबाजी आदि की क्या है, प्रकृति का प्रत्येक कार्य कारोबार कहलाता है। क्या हुआ कारोबार या बिजनेस क्या होता है भाई साहब, बिजनेस। बिजनेस मतलब ये नहीं होता है कि आप पेन बेच रहे हैं तो बिजनेस हो गया, आप अंबानी हैं तो ही बिजनेसमैन कहलाएंगे आप। बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यापार, कोई भी वाणिज्यिक कार्य, कोई भी उत्पादन का कार्य, कोई भी प्रोफेशन का कार्य। मैं पढ़ाता हूँ, प्रोफेशन बिजनेस है,
ठीक है, आप कहीं कुछ काम करते होंगे, आपके पिताजी काम करते होंगे, आदि आदि सब प्रोफेशन जो हैं, जितने प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन एक व्यवसाय है, नर्स का प्रोफेशन एक व्यवसाय है, आदि आदि, सीए का प्रोफेशन एक व्यवसाय है। ठीक है, तो प्रोफेशन, व्यवसाय, साहसबाजी आदि जितने भी काम कर रहे हैं आप, वो सब क्या है, कारोबार है। प्रकृति का प्रत्येक कार्य क्या कारोबार कहलाता है, चाहे ऐसा कार्य लाभ कमाने के लिए किया जा रहा हो या नहीं किया। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपको ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। कारोबार क्या होता है, ऑप्शन बनाएगा, वह जिसमें लाभ का उद्देश्य निहित हो वही कारोबार कहलाएगा, ऐसा नहीं है। कारोबार का मतलब हमेशा क्या है, लाभ का उद्देश्य निहित होना नहीं होता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि लाभ उसमें निहित रहेगा ही। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, कारोबार से संबंधित प्रासंगिक और सहायक लेन देन भी क्या है, कारोबार के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मतलब आप कोई लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, तो भी क्या है वो किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है इसमें कुछ बातें कि किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा कहाँ दी हुई है, तो इसकी परिभाषा दी हुई है धारा 2 के सब क्लॉज 17 में। कारोबार की, व्यवसाय की परिभाषा कहाँ दी हुई है, जीएसटी एक्ट के धारा 2 के सब क्लॉज 17 में इसकी परिभाषा दी हुई है। और उस परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहली जो बात आती है वो क्या बात निकल के आती है, व्यापार और उद्योग एवं वाणिज्य क्या होगा। तो व्यवसाय या कोई व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, साहसबाजी या उसी प्रकार कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धन कमाने के लिए हो या ना हो, सब क्या कहलाएगा, व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योग कहलाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो ऐसा कोई भी व्यवसाय, ऐसा कोई भी व्यापार, ऐसा कोई भी वाणिज्य, ऐसा कोई भी निर्माण, ऐसा कोई भी विनिर्माण, ठीक है, निर्माण और विनिर्माण में अंतर हम समझेंगे आगे। तो निर्माण, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय आदि जितनी भी चीजें, वृत्ति मतलब क्या होता है, नौकरी, वृत्ति मतलब क्या होता है, नौकरी। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग कहलाती है। पॉइंट क्लियर है। दूसरा, सहायक क्रियाएं। तो व्यवसाय के संबंध में उसके क्या है, संयोगिक या सहायक कोई क्या है क्रियाकलाप, व्यापार या क्रियाकलाप या व्यवहार क्या कहलाता है, व्यापार या कारोबार ही कंसीडर किया जाता है, सहायक क्रियाएं हो गई। इसके अलावा और क्या व्यापार होगा, तो व्यावसायिक प्रकृति का कोई कार्य है तो व्यवसाय की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या व्यवहार, चाहे ऐसे व्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या ना हो, सब क्या कहलाता है, व्यावसायिक प्रकृति का कार्य कंसीडर किया जाता है। पॉइंट क्लियर। इसके अलावा संस्था द्वारा व्यवसाय के प्रारंभ या समापन पर माल का प्रदाय अर्जन। तो कारोबार के आरंभ या उसके समापन के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय अर्जन, मतलब आपने क्या किया, कोई बिजनेस लेकर के बैठ गए आप, ठीक है, कोई बिजनेस लेकर के बैठ गए, बाद में आपने क्या कर दिया, उसको क्रय विक्रय की प्रक्रिया से गुजारे, तो वो काम भी क्या कहलाएगा, व्यवसाय के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा संस्था द्वारा व्यवसाय, ये संस्था द्वारा व्यवसाय क्या, थोड़ी सी एकदम भिन्न चीज है, इसको थोड़ा समझो। ठीक है, इसके तहत क्या होता है संस्था द्वारा व्यवसाय के अंतर्गत, ठीक है, तो किसी क्लब या एसोसिएशन या सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी संस्था द्वारा उसके सदस्यों के लिए किसी अंशदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई व्यवस्था करना। मतलब आप क्या है, किसी सोसाइटी का हिस्सा है, किसी क्लब का हिस्सा है, एसोसिएशन का हिस्सा है, एनजीओ का हिस्सा है, आदि आदि बातें सब किसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, हमारी इसी के अंतर्गत शामिल की जाती है। पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा सेवाओं की प्रदायगी भी कारोबार के अंतर्गत आएगी। जैसे किसी परिसर में किसी प्रतिफल के बदले व्यक्तियों का प्रवेश, जैसे स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने का टिकट, भाई स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखना है, फीस देनी पड़ेगी, क्या है, कारोबार है, क्या है, कारोबार किया जा रहा है, वहां पे आपसे फीस जो दी जा रही है। तो किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिए जो आप फीस देते हैं, किसी भी आनंद को प्राप्त करने के लिए जो आप फीस देते हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए आप फीस दे रहे हैं ना कहीं कोई वसूल रहा होगा, तो वो दरअसल क्या कर रहा है आपसे, एंट्री फीस जो वसूली जा रही है वो क्या है, व्यापार, क्या है वो, व्यवसाय। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, व्यवसाय, तो सेवाओं की प्रदायगी, प्रतिफल के बदले प्रवेश या मनोरंजन संबंधी सुविधा। तो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की जाए किसी की सेवाएं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए स्वीकार किया है, वो सब क्या है आपका, किसके अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा, व्यापार के अंतर्गत। ठीक है, तो सेवाओं की प्रदान करने के लिए प्रतिफल के बदले प्रवेश या मनोरंजन जो सुविधा होती है, ठीक है, वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा घुड़दौड़ में सेवाएं, मतलब आप किसी घुड़सवारी क्लब के आप क्या हैं, सदस्य हैं, किसी आप किसके सदस्य हो गए, गोल्फ कोर्स के सदस्य हो गए। ठीक है, तो टोटलाइवेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में बुक मेकर की अनुज्ञप्ति आदि आदि। ठीक है, तो आप किसी गोल्फ क्लब के सदस्य हैं, आप किसी हॉर्स राइडिंग क्लब के सदस्य हैं, आदि आदि जो सेवाएं हो रही होती हैं वो सब भी किसके अंतर्गत आती हैं,
कारोबार के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा माल या सेवाओं की प्राप्ति या प्रदायगी, तो केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, यूटी सरकार द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या सम व्यवहार जिसमें लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाई जेम पोर्टल से, कैसे जेम पोर्टल से जो भी खरीदारी हो रही है वो क्या है, वो किसके अंतर्गत कंसीडर होगी, तो वो कंसीडर होगी हमारे व्यापार के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर है। तो ये क्या था, वस्तु एवं सेवाओं और कारोबार से संबंधित क्या थी, कुछ परिभाषाएं थी। अब हम बात करते हैं स्थान से संबंधित परिभाषाएं या टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू प्लेसेस, ठीक है। तो कारोबार या व्यवसाय का स्थान धारा 2 के सब क्लॉज 85 में दिया हुआ है। कारोबार या व्यवसाय का स्थान धारा 2 के सब क्लॉज 85 में दिया हुआ है। कारोबार या व्यवसाय के स्थान में निम्नलिखित बातें क्या है शामिल है। एक क्या बात शामिल है, व्यवसाय का सामान्य स्थान, ऐसा स्थान जहां से सामान्य तौर पर कारोबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भंडार गृह, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है जहां कार्य योग्य व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाएं दोनों प्रदान करता है या प्राप्त करता है, वो सब क्या होगा, हमारा व्यवसाय का स्थान का सामान्य स्थान कहलाता है। तो भाई साहब आप क्या करते हैं, आप एक व्यापारी हैं गल्ला मंडी में, आप गल्ला मंडी में एक व्यापारी हैं और क्या व्यापार करते हैं आप, तो आपका व्यापार है यही आपका सामान्य जो भोज्य पदार्थ वाली चीजें होती हैं इनको बेचना, गेहूं चावल आदि आदि बात चीजें है ना। अब कहीं आपकी कोई गोदाम होगी, कोई आपका कोई भंडार गृह होगा, आप गल्ला मंडी के व्यापारी के स्थान पर कोई और व्यापारी किसी और चीज का सामान रखवा दीजिए। ये जो सामान जहां पर रखा हुआ है, ये सामान जहां पर रखा हुआ है वो स्थान क्या कहलाएगा, व्यापार का सामान्य स्थान कहलाता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का कारखाना पीथमपुर में है, गोदाम धार में है एवं विक्रय ऑफिस इंदौर में है। ऐसी स्थिति में तीनों स्थान क्या व्यवसाय के स्थान माने जाएंगे। कारखाना कहाँ, पीथमपुर में, बनेगी वस्तु कहाँ, पीथमपुर में, गोदाम कहाँ, धार में, वस्तु रखाएगी कहाँ, भंडार कहाँ होगा, धार में, और उसका बिक्री कहाँ से होगा, इंदौर से। तो तीनों के तीनों ऑफिस, पीथमपुर का ऑफिस, धार का ऑफिस, इंदौर का ऑफिस, ये तीनों क्या कंसीडर किए जाएंगे, व्यवसाय के सामान्य स्थान माने जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। तो जहां उत्पादन होगा, उत्पादन का स्थान, जहां भंडारण होगा, भंडारण का स्थान, और जहां से विक्रय होगी या बिक्री होगी या विक्रय होगा वो स्थान, ये तीनों स्थान क्या कंसीडर किए जाते हैं, व्यापार के सामान्य स्थान कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, सामान्य व्यापार का सामान्य स्थान। दूसरा आता है लेखे रखने का स्थान या लेखा रखने का स्थान। तो यह स्थान जहां कार्ययोग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित करता है। भाई आपने साल भर में कुछ काम किया, साल भर में कुछ काम किया तो भाई साहब आपके क्या बने होंगे, ढेर सारे अकाउंट्स बने होंगे। क्योंकि इन अकाउंट्स का बाद में क्या होगा, ऑडिट होगा ना। ऑडिट आपका चैप्टर है एक अलग से, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, लेखा बने हुए उनको ऑडिट होगा। उदाहरण के लिए तो लेखा आपको रखना पड़ेगा एक जगह पर, ठीक है। तो उदाहरण के लिए कंपनी का कारखाना कहाँ पर है, गुरुग्राम में। एक कंपनी का कारखाना कहाँ पर है, गुरुग्राम में है और हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में, एवं मुख्यालय कहाँ पर है उसका, दिल्ली में। कारखाना कहाँ पे हो गया, गुरुग्राम में, और मुख्यालय कहाँ पे हो गया, दिल्ली में, जहां लेखा वस्तुएं रखी जाती हैं। तो ऐसी दशा में दिल्ली भी क्या है, व्यवसाय का स्थान माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। भाई कारखाना कहाँ था, मतलब वस्तु का उत्पादन कहाँ हो रहा था, वस्तु का उत्पादन कहाँ पर हो रहा था, गुरुग्राम हरियाणा में, और मुख्यालय कहाँ है कंपनी का, नई दिल्ली में। तो जहां लेखा पुस्तकें रखी जाती है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, दिल्ली भी क्या है, व्यवसाय का स्थान माना जाएगा। दिल्ली को भी हम क्या मानेंगे, व्यवसाय का स्थान मानेंगे, जहां पे मुख्यालय है। लेकिन क्योंकि लेखा कहाँ रखा हुआ है, दिल्ली में, ठीक है। व्यापार का उत्पादन कहाँ पे हो रहा था, गुरुग्राम में। तो सामान्य क्या हो गया, हमारे इसके अंतर्गत आ जाएगा, किसके अंतर्गत, व्यवसाय के सामान्य स्थान के अंतर्गत आ जाएगा गुरुग्राम। और दिल्ली क्यों आएगा, दिल्ली इसलिए आएगा व्यापार के स्थान में क्योंकि वहां पे लेखे रखे गए हैं, ठीक है। चलो, एजेंट का स्थान क्या होता है। अब वह स्थान जहां कोई कर योग्य व्यक्ति किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारोबार में लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, एजेंट का स्थान। क्या माना जाएगा उसको, एजेंट का स्थान। भाई आप क्या हैं, एक कंपनी के लिए काम करते हैं, आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उस स्थिति में क्या है, आप एजेंट कहलाएंगे। अब मुंबई के एक निर्माता ने अहमदाबाद, जयपुर, आगरा, बेंगलोर, चेन्नई में एजेंट नियुक्त किए हुए हैं, जिनके माध्यम से माल की आपूर्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में एजेंटों के स्थान भी क्या, कारोबार के स्थान माने जाएंगे। ध्यान रखना है इस बात को। एजेंट जहां पर रह करके कंपनी के माल या वस्तु को बेचने का काम करेगा, वह स्थान भी, मतलब एजेंट का वह स्थान भी क्या कहलाएगा, कारोबार का स्थान कहलाएगा। फिर एजेंट दुनिया में कहीं भी रहे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कारोबार का स्थान कहलाता है। अब आता है कारोबार का मुख्य स्थान। ये तो कारोबार के क्या हो गए, सामान्य स्थान हो गए, क्या हो गए ये, कारोबार के सामान्य स्थान। अब बात करते हैं कारोबार के मुख्य स्थान की, ठीक है। तो कारोबार के मुख्य स्थान की परिभाषा कहां पे दी हुई है, धारा 2
कि सब क्लॉज 89 में, ध्यान रखना है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 89 में क्या है, इसकी परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा है देखना है। तो कारोबार का मुख्य स्थान से आशय पंजीयन प्रमाण पत्र में कारोबार के मुख्य स्थान के रूप में निर्दिष्ट कारोबार के स्थान से है। मतलब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया और आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के दौरान जो एड्रेस दिया, आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के दौरान, पंजीकृत करवाने के दौरान जो एड्रेस दिया, वही क्या कहलाएगा, मुख्य स्थान कहलाएगा। तो फिर आपकी कंपनी चाहे उदाहरण के लिए सिंपल सा समझो, आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब करवाया तो उसमें जो मुख्य एड्रेस दिया वो क्या दिया, गुरुग्राम का। कहाँ का दिया आपने, गुरुग्राम का। पॉइंट क्लियर है, आपने मुख्य एड्रेस कहाँ का दिया, गुरुग्राम का। अब आपकी कंपनी चाहे कहाँ चल जाए, नोएडा में चले, चाहे गाजियाबाद में चले, चाहे दिल्ली में चले, चाहे जयपुर में चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि मुख्य स्थान तो तब भी क्या रहेगा, गुरुग्राम ही रहेगा, क्योंकि पंजीकृत एड्रेस क्या है, गुरुग्राम। ठीक है, तो कारोबार का मुख्य स्थान से आशय क्या है, पंजीकृत प्रमाण पत्र में कारोबार के मुख्य स्थान के रूप में निर्दिष्ट कारोबार के स्थान से होता है। ठीक है, उदाहरण, एक व्यवसायी द्वारा भारत में कई स्थानों पर व्यवसाय संचालित किया जाता है, लेकिन उसने पंजीयन प्रमाण पत्र में चंडीगढ़ को कारोबार का मुख्य स्थान घोषित किया है, जो पंजीकरण मुख्य है स्थान माना जाएगा। अभी जस्ट ही समझाया, यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या है, चंडीगढ़ दिया हुआ है, हमने गुरुग्राम के आधार पर देख लिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य स्थान कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है प्रदाय का या पूर्ति का स्थान या प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब अगेन की अब आपने उत्पादन कहीं और किया और वस्तु का आपूर्ति या सप्लाई कहीं और से होगा, तो इसकी परिभाषा कहाँ पे दी हुई है, धारा 2 के सब क्लॉज 86 में दी हुई है। धारा 2 के सब क्लॉज 86 में दी हुई क्या है कि माल या सेवा की आपूर्ति या पूर्ति या प्रदाय का स्थान से आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रदाय के स्थान से होता है। भाई साहब, धारा 2 के सब क्लॉज 86 में आईजीएसटी में क्या दिया हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई की परिभाषा दी हुई है। ठीक है, आईजीएसटी में यह प्रदाय राज्य के क्या है, भीतर या अंतरराज्यीय स्तर पर हो सकता है। राज्य इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय या इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, अंतरराज्यीय या इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक ही राज्य के अंदर विभिन्न जिलों के बीच में क्या होना, सप्लाई होना। एक ही राज्य के अंदर विभिन्न जिलों के बीच में सप्लाई होना। जैसे उदाहरण के लिए किसी वस्तु का उत्पादन पीथमपुर में हो रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन पीथमपुर में हो रहा है, बाकी बाद में क्या होती है, वो अलग अलग जिलों में उसकी सप्लाई कर दी जाती है, यही तो। और दूसरा कि इंटर स्टेट, मतलब किसी वस्तु का उत्पादन गुजरात में हो रहा है या महाराष्ट्र में हो रहा है और उसकी सप्लाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि आदि राज्यों में हो रही है, यही तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि यदि माल या सेवा के आपूर्तिकर्ता या पूर्तिकर्ता या पूर्ति का स्थान एक ही राज्य में स्थित हो तो उसे राज्य के भीतर की पूर्ति माना जाएगा, ये तो समझा है, इंट्रा स्टेट। ठीक है भाई, पूर्ति कहाँ करनी है, उत्पादन कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर ही, और पूर्ति भी कहाँ करनी है, मध्य प्रदेश के अंदर ही। ठीक है, इंट्रा स्टेट। जैसे कानपुर, यहाँ उदाहरण के लिए कानपुर गए तो कानपुर के एक व्यापारी द्वारा आगरा के व्यापारी, कानपुर भी उत्तर प्रदेश में, आगरा भी उत्तर प्रदेश में, तो माल की पूर्ति राज्य के भीतर मानी जाए, क्योंकि दोनों स्थान पे क्या उत्तर प्रदेश स्थित है। दूसरा, यदि माल या सेवा की आपूर्ति करता और पूर्ति का स्थान का राज्य भिन्न भिन्न हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए कि भाई उत्पादन कहाँ हो रहा है, मुंबई में, और सप्लाई कहाँ होनी, कानपुर में। उत्पादन कहाँ हो रहा है, सूरत में, सप्लाई कहाँ होनी, इंदौर में। अलग अलग हो गया। ठीक है, जैसे अहमदाबाद के निर्माता द्वारा अजमेर में माल की पूर्ति अंतर्राज्यीय पूर्ति मानी जाएगी, क्योंकि पूर्तिकर्ता का स्थान गुजरात में, पूर्तिकर्ता का स्थान राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, दोनों प्लेसेस क्या हो गए, अलग अलग हुए। तो प्रदाय या पूर्ति का स्थान हमने देख लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई देख लिया। ठीक है, ठीक है, उसकी परिभाषा कहाँ दी हुई थी, 2 के 86 में दी हुई थी। अगला कि व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान क्या होगा। अब ये परिभाषा क्या है, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस की परिभाषा कहाँ दी, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 113 में दी हुई है। सेक्शन 2 के सब क्लॉज 113 में क्या है, उसकी परिभाषा हमको देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। क्या होगा व्यक्ति के सामान्य निवास का स्थान, तो किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है। जैसे उदाहरण के लिए मोहनलाल जैन 35 वंदना विहार में रहते हैं, तो यह उनका सामान्य निवास स्थान है। कहां से पता चलेगा, पंजीकृत जो एड्रेस है वहां से पता चलेगा। अन्य दशाओं में ऐसे स्थान से है जहां व्यक्ति कंपनी की रजिस्टर्ड है या अन्य कानून रूप से क्या है, गठित है। दरअसल मेन जो सेकंड पॉइंट ही है, मेन क्या है, सेकंड पॉइंट ही है भाई, आपका सामान्य स्थान वही होगा जहां पर आपकी क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, सामान्य तौर पे माना जाता है इसको, इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये क्या थी, कुछ परिभाषाएं थी। अभी परिभाषाएं खत्म नहीं हुई हैं, अभी परिभाषाएं खत्म नहीं हुई हैं, ये कुछ परिभाषाएं थी। अभी हम परिभाषाओं की क्लास को क्या है, कंटिन्यू रखेंगे आगे, उस पर फिर भी आगे भी उसमें हम क्या करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे अपनी। ठीक है,
तो अभी के लिए अपनी क्लास यहीं पर तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।